चलिए 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 यस यारा, हम लोग आ चुके हैं PPIRP पे। जबरदस्त। PPIRP जी, PPIRP आ जाओ। हम लोग अगर बैरक की बात करते हैं तो बैरक के अंदर IBC 2016 इंडेक्स ऑफ सेक्शन सबसे पहले आता है इसका पार्ट 1। इस पार्ट 1 के अंदर सिर्फ 3 ही सेक्शंस हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन। फिर शुरू हो जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, जो हमारे लिए रेलेवेंट है। उसके अंदर चैप्टर बना जाता है प्रिलिमिनरी 4 और 5। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर CIRP, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ IBC। उसके अंदर 6 से लेकर 32A तक चलता है, 6 से लेकर 32A तक। 6 to 32A इज डन। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 2, दैट इज अगेन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 33 रन्स अप टू 54। यहां पर खत्म हो जाता है हमारा लिक्विडेशन का चैप्टर। फिर आता है चैप्टर 3A, जो कि हम लोगों ने रिसेंटली कंप्लीट किया। 3A PPIRP 2021 के आसपास ये आया था। ये लाने का पर्पस ही यही था कि कोविड के बाद में दे वांटेड कि यार जो छोटे छोटे MSMEs वगैरह हैं उनको एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो एक स्मॉल समरी तरीके से भी रिवाइवल कर पाए। तो PPIRP करके एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लेकर आए। द की फीचर हियर वाज द कॉर्पोरेट डेटर कैन ओनली इनिशिएटेड, द कॉर्पोरेट डेटर नीड्स टू हैव अ बेस रेजोल्यूशन प्लान कि हम इस कंपनी को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। And with the base resolution plan, they start a very small time period has been provided for PPIRP, that is 120 days. There is no provision of extension also. If you are able to complete your PPIRP in 120 days, great. Otherwise, the company will continue to work as it is. ये यहाँ पे लेकर आते हैं। अब इसके sections का अगर overview देखते हैं, 54A CD eligible for PPIRP। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन eligible है। हमने कुछ 6 points पढ़े थे, ये 6 points हैं तो आप eligible हो। फिर आता है 54B ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएटिंग PPIRP। PPIRP शुरू करने से पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की क्या ड्यूटीज है। यहां पर आरप्रो ही है जिसको हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हम आरप्रो की तरह ही पॉइंट करते हैं। तो यहां पर PPIRP शुरू करने के पहले उसकी एक ड्यूटी आती है, दैट ही इज टू गिव अ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट देता है तभी PPIRP इनिशिएट होती है। फिर आते हैं 54C पे, एप्लीकेशन टू इनिशिएट PPIRP। फाइनली यहां पे प्रोसीजर बताते हैं कि हाउ विल वी इनिशिएट PPIRP। एन एप्लीकेशन विल बी गिवन, एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं ये यहां पे बताया जाता है 54C में। उसके बाद में आता है 54D, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ PPIRP। टाइम लिमिट कितना है रूम? 120 डेज। 120 डेज है और उसके अंदर इंटरनल एक और टाइम लिमिट है ऑफ 90 डेज कि भैया 90 डेज में तो COC का अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान NCLT के पास पहुंच जाना चाहिए, सो दैट NCLT विल गेट अनदर 30 डेज। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग 54E पे, डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग PPIRP। जब PPIRP फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा NCLT, वहां पर भी हमने पढ़ा कि फिर हमें मॉरेटोरियम और पब्लिक अनाउंसमेंट अनाउंस करना है, लेकिन यहां पे डिटेल प्रोविजंस नहीं है। उन्होंने कह दिया है जैसा CIRP में पढ़ा है वैसा ही हो जाएगा। पर यहां पे हमने पढ़ा टाइमलाइन काफी अलग है, 3 डेज की जगह 2 डेज है। इस प्रकार के अलग अलग प्रोविजंस है। फिर आते हैं हम लोग ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग PPIRP, एक ड्राई सेक्शन के PPIRP के दौरान आरप्रो के पास क्या क्या ड्यूटीज और पावर रहती है, वेरी सिमिलर। 54G लिस्ट ऑफ क्लेम एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब यहां पे जबरदस्त बात क्या होती है, यहां से स्टार्ट होता है 54G। यहां पर कंपनी ही उनको एक लिस्ट ऑफ क्लेम देती है, कॉर्पोरेट डेटर ही लिस्ट ऑफ क्लेम देते हैं, कॉर्पोरेट डेटर ही एक ड्राफ्ट बेसिक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देते हैं। और उसके बाद पे सिमिलर सेक्शन 54H मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। ये मुझे बताओ मैनेजमेंट किसके पास जाएगा, आरप्रो के पास जाएगा क्या? नहीं, मैनेजमेंट किसके पास रहता है? CD के पास ही रहता है। ये तो आगे 54J में एक प्रोविजन आता है, वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट विद आरप्रो। तो बाय डिफॉल्ट द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ CD विल रेस्ट विद CD itself, and if COC with an approval of 66% decide, only then they can transfer it to ARPRO। और साथ ही साथ में NCLT को भी लगना चाहिए कि कुछ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट वगैरह हुआ है। उसके बाद में आता है 54I COC। यहाँ पे बहुत फटाफट से COC बना दिया जाता है, मतलब COC में जैसे हम नॉर्मली 1 मंथ वगैरह लेते नहीं, 7 डेज में दे मेक श्योर कि COC बन जाता है और 7 डेज में COC कंडक्ट देयर फर्स्ट मीटिंग ऑल्सो। 54I। फिर आता है 54K, सबसे बड़ा सेक्शन। इन सब के अंदर सबसे बड़ा सेक्शन आता है 54K, कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। इसके अंदर एक है सबसेक्शन 4 और एक है सबसेक्शन 12। इन दोनों के अंदर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है। ये क्या कहते हैं कि जैसे ही आपका बेस रेजोल्यूशन प्लान आता है, उस बेस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर आप देखो कि क्या वो OC को पूरा पेमेंट कर रहा है।
अगर वो ओसी को पूरा पेमेंट कर रहा है तो सीओसी हैव अ चॉइस, अगर वो ओसी को पूरा पेमेंट कर रहा है देन सीओसी हैव अ चॉइस, दे कैन चूज टू डायरेक्टली अप्रूव दिस बेस रेजोल्यूशन प्लान. If they choose not to approve this resolution plan or OCs are not paid 100%, then they have to invite resolution plan. Then among the resolution plan, one resolution plan which has received maximum vote is approved. That resolution plan is compared with base resolution plan. The one which receives maximum vote is then put to isolated voting, and if that receives 66%, then that plan is approved under section 12, subsection 12. Subsection 12 मतलब जो पूरा फाइट करता हुआ एंड में अप्रूव हुआ, सबसेक्शन 4 जो विदाउट फाइट ही अप्रूव हो गया, ऐसा. तो ये दो तरीके से प्लान अप्रूव हो जाते हैं. फिर आता है अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, कि अगर आपका पूरा प्लान अप्रूव हो चुका है तो आप एनसीएलटी को दे दो, एनसीएलटी 30 डेज के अंदर आपके प्लान को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा. अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर 54L, दिस इज नथिंग कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान पीपीआरपी में अप्रूव हुआ है और आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हो तो आप अपील कर सकते हो एनसीएलटी के पास. फिर हमने पढ़ा 54N, टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी. व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी? अगर कभी भी, दो पॉइंट तो ये आ गए, अगर कभी भी हमारा फाइनल रेजोल्यूशन प्लान जो बना था वो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान को 66% अप्रूवल ही नहीं मिले, मतलब जो हमारा 54K का सबसेक्शन 12 है उसके प्रोविजो में आ चुके हो आप, 54K सबसेक्शन 12 के प्रोविजो में आ चुके हो कि फाइनली जो प्लान है उसको 66% अप्रूवल नहीं मिला, इन दैट केस आरप्रो विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन. Second, if 90 days have expired and no resolution plan is approved by COC yet, then also ARPRO will make an application for termination. And third, if COC with a vote of 66% decides in between also, they can go for termination. तो ये होता है हमारा termination की बात. उसके बाद में हमने देखा initiation of CIRP, कि एक बार आपका जब terminate हो रहा है COC may also choose to continue CIRP. अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं, एनसीएलटी डिसाइड करता है कि परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीएलटी कैन कन्वर्ट दिस पीपीआरपी इनटू सीआईआरपी बट इट इज गोइंग टू बी फ्रेश सीआईआरपी. सेक्शन 7 एप्लीकेशन फ्रेश आया है, जो हमारा आर प्रो था वो वहाँ पे आईआर प्रो बन जाएगा, जो अभी तक पीपीआरपी कॉस्ट थे वो वहाँ के सीआईआरपी कॉस्ट बन जाएंगे और इस तरह से पूरा का पूरा आगे बढ़ जाएगा. और लास्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2, 3, 6, 7 टू दिस चैप्टर. कहने का मतलब है जो हम लोग सीआईआरपी और रेगुलर प्रोविजंस पढ़े वो पीपीआरपी में एप्लीकेबल हो जाते हैं और यहाँ पे पूरा पूरा चैप्टर होगा खत्म. अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? लेट्स रिवाइज द चैप्टर. दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया ऑफ द चैप्टर. लेट्स रिवाइज द चैप्टर नाउ. चलिए. पीपीआईआरपी. पीपीआरपी अब हमें पता है 54A से लेके 54P तक रन करता है. वंडरफुल. सर हमें क्या ये एग्जैक्टली याद रखने की कोशिश करनी है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है? आप ऐसा बहुत ज्यादा एफर्ट्स मत लो, लेकिन एक बार रफली देखते रहो तो आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कि 54K याद रहेगा जिसमें प्लान अप्रूव होता है, 54C में एप्लीकेशन होता है याद रहेगा, 54D में टाइमलाइन है, तो ये हाईलाइटेड वाले भी याद रह गए तो इट इज परफेक्टली ओके. आज तक पीपीआरपी पे 2 ही बार क्वेश्चन है और मैं 3 बार क्वेश्चन मान लेता हूं, सब कुछ मिला भी लूं तो पीपीआरपी अभी तक कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है. बट अगेन एज आई ऑलवेज से कि आप उस चीज को बेस लेके नहीं चल सकते. आपके अटेम्प्ट में क्या होगा किसी को नहीं पता है, तो पढ़ना सब कुछ है, बट हाँ ऐसा है कि इस पे बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ए क्या है बी क्या है, जो ऑटोमेटिकली सेक्शंस याद हो जाते हैं देयर ग्रेट. चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग प्री पैकेज के ऊपर. सबसे पहले बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ पीपीआईआरपी. अब बेनिफिट्स ऑफ पीपीआईआरपी बहुत इजीली समझ में आएंगे. पहला, इट कंसोलिडेट द बेनिफिट ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसीडिंग. ये सीआईआरपी के भी बेनिफिट्स लाता है जो कि कंप्लीटली फॉर्मल है, और जो सेटलमेंट कंप्लीटली इनफॉर्मल होता है उसके बेनिफिट लाता है. इट इज समवेयर इन बिटवीन, ऐसा. तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के बेनिफिट्स लेकर आता है. इट इनेबल्स फास्टर रेजोल्यूशन. 120 डेज में आपका पूरा का पूरा पीपीआरपी हो जाता है, तो वेरी फास्टर सोल्यूशन. रिड्यूस बर्डन ऑन एनसीएलटी, बिकॉज एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. नॉर्मली एनसीएलटी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे एनसीएलटी बिल्कुल एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है. यहाँ तक कि एनसीएलटी को जब डिसाइड करना होता है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे ना करे, तब भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के बेस पे एनसीएलटी डिसाइड कर लेता है. तो एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट इज नेग्लिजिबल. देन विद द सस्पेंशन ऑफ सीआईआरपी अप टिल March 21, पीपीआरपी हैज कम एज अ रिलीफ. ये वन टाइम का ऑप्शन था कि जब पीपीआरपी को इंट्रोड्यूस किया था 2021 में, तब द इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, कोविड का एंड था, तो उस समय पे पीपीआईआरपी आया था, तो एमएसएमईज के लिए एक रिलीफ हो गया, क्योंकि सीआईआरपी में मिनिमम डिफॉल्ट कितना था 1 CR. तो फिर तो ये एमएसएमईज तो उसमें जा ही नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर के सारे डिफॉल्ट को एक्सेप्ट कर लिया. तो इट केम एज अ रिलीफ फॉर द क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन दिया है ऐसी एंटिटीज को जिनका डिफॉल्ट 1 CR से कम है.
तो उनके लिए एक रिलीफ की तरह आ गया। एंड लास्ट, इट अलाउज द कॉर्पोरेटर टू रिटेन कंट्रोल टिल अ सेटलमेंट इज रीच्ड। हमने अभी एक सेक्शन में भी देखा कि पूरी कंपनी का कंट्रोल किसके पास रहता है, सीडी के पास ही रहता है। ये तो सीओसी अगर चाहे तो दे कैन शिफ्ट द कंट्रोल। तो आई थिंक नाउ बेनिफिट्स आर वेरी इजी। ऐसा खैर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे तो नहीं, आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। अब आते हैं उसके बाद में 54A। 54A सबसे पहले बात करता है एलिजिबिलिटी के बारे में। सीडी एलिजिबल फॉर पीपीआरपी के कौन से सीडी एलिजिबल है। अगर सिंपल तरीके से बात करूं, ये 6 पॉइंट्स कंठस्थ होने चाहिए कि अगर ये 6 पॉइंट्स हैं तो सीडी एलिजिबल है। सीडी क्या है, एक एमएसएमई है। सेकंड, सीडी का डिफॉल्ट कम से कम 10 लाख का है। सीडी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने एक डिक्लेरेशन दिया है। क्या डिक्लेरेशन दिया है, दैट हम पीपीआरपी को 90 डेज में इनिशिएट कर देंगे। सेकंड, वी आर नॉट डूइंग दिस टू डिफ्रॉड एनीवन। एंड थर्ड, IR Pro कि दिस गाय हैज टू बी अपॉइंटेड, IR Pro उसको नॉमिनेट भी कर दिया, डिक्लेरेशन दे दिया है। नेक्स्ट, यू हैव पास्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन। एफसी का भी 66% का अप्रूवल आ चुका है। तो एफसी का अप्रूवल आ चुका है, सीडी के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ चुका है, डायरेक्टर्स का अप्रूवल आ चुका है। याद रखना कितना इजी रहेगा, एफसी का अप्रूवल 66%, सीओसी का अप्रूवल, सीडी का अप्रूवल, स्पेशल रेजोल्यूशन, डायरेक्टर्स का अप्रूवल, उन्होंने तो डिक्लेरेशन साइन करके दिया है, ये आ चुका है। और बेसिक एलिजिबिलिटी 10 लाख से ज्यादा है, हाँ है, एमएसएमई है। अगर ये पांचों है और आपने एक रेजोल्यूशन प्लान भी बना दिया, बेस रेजोल्यूशन प्लान, ओनली देन यू कैन इनिशिएट पीपीआरपी। तो ये 6 एलिजिबिलिटीज हैं, कंठस्थ होना चाहिए। चलो उसके बाद में बात कर लेते हैं कि हु इज नॉट एलिजिबल, कौन पीपीआरपी इनिशिएट नहीं कर सकता। एनी पर्सन जिसने पीपीआरपी या सीआरपी लास्ट 3 इयर्स के अंदर किया है वो इनिशिएट नहीं कर सकता है। उसके बाद में एनी पर्सन हु इज अंडरगोइंग सीआरपी, मतलब पीपीआरपी से सीआरपी पॉसिबल है, सीआरपी से पीपीआरपी पॉसिबल नहीं है। आप अंडरगो कर रहे हो सीआरपी तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप अंडरगो कर रहे हो पीपीआरपी तो आप सीधा टर्मिनेट करा के सीआरपी के अंदर आ सकते हैं। सो पीपीआरपी और सीआरपी अगर लास्ट 3 इयर्स में हुआ है, अब समझना अच्छे से, जो फर्स्ट पॉइंट कहता है पीपीआरपी और सीआरपी लास्ट 3 इयर्स में हुआ है, मतलब कंक्लूड हुआ है कि आपका एक पीपीआरपी हुआ था और एक बेस रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हो चुका है तो आप वापस पीपीआरपी या सीआरपी नहीं कर सकते। लेकिन अगर पीपीआरपी चल रहा था, कोई बेस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव ही नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्टली सीआरपी कर सकते हो। सो पीपीआरपी या सीआरपी अगर लास्ट 3 इयर्स में हुआ है तो यू नॉट एलिजिबल। इफ यू आर अंडरगोइंग सीआरपी, नॉट एलिजिबल। अगर आपका लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है, ऑब्वियसली यू नॉट एलिजिबल। एंड लास्ट इज, अगर आप 29A में इनएलिजिबल हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों 29A का पॉइंट आता है, बिकॉज यहां पर सीडी इज इफेक्टिवली अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हिमसेल्फ, तो यहां पर सीडी हैज टू बी एलिजिबल। तो आपका पीपीआरपी सीआरपी पिछले 3 सालों में नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी अंडरगोइंग सीआरपी, आपका लिक्विडेशन ऑर्डर नहीं आना चाहिए, एंड द सीडी शुड बी एलिजिबल अंडर 29A। ठीक है, हु कैन मेक एन एप्लीकेशन हियर, ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट डेटर खुद, कॉर्पोरेट डेटर के शेयर होल्डर्स मेंबर्स वगैरह, कॉर्पोरेट डेटर का याद रखने के लिए सीईओ सीएफओ। वापस एक बार, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मतलब कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर के शेयर होल्डर्स, कॉर्पोरेट डेटर के सीईओ सीएफओ। पॉइंट बन जाता है बहुत इजीली। हु कैन फाइल द एप्लीकेशन, ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, मतलब सीडी इटसेल्फ, member or partner, any person who's in charge of management or operations, and any person who's in charge of financial affairs, ये लोग corporate applicant के behalf पे initiate कर सकते हैं PPIRP। Are we getting a fair idea? This is just 54A। अगर 54A से मैं कहूं कि आपको कोई चीज याद, एक चीज होनी चाहिए, तो वो एक चीज क्या होगी, ये 6 पॉइंट कि who is eligible to initiate PPIRP। वापस एक बार लास्ट टाइम, who is eligible to initiate PPIRP। सबसे पहले अगर मैं कह देता हूं, you should be an MSME, CD should be an MSME, there has to be a minimum default amount of 10 lakh rupees, next declaration by directors, next special resolution by shareholders, and the last one is 66% का approval by FC। इस 66% के अप्रूवल में वो 2 चीजों को विविडली अप्रूव करते हैं। पहली चीज तो ये कि पीपीआरपी इनिशिएट कर दो, और IR Pro, मतलब यहाँ पे IR Pro बोलो नहीं बोलो सेंस चलेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम डिक्लेरेशन में रिकमेंड किया है डायरेक्टर्स ने, उसको भी एफसी अप्रूव करता है। तो एफसी 66% का अप्रूवल देके 2 चीज अप्रूव करता है कि हाँ पीपीआरपी शुरू कर दो और इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को आप अपॉइंट कर सकते हो। दिस इज 54A, वेरी इजी। 54B, 54B डायरेक्टली हमसे बात करता है रिपोर्ट को लेके। 54B पे मैं सीधा आता हूं। एलिजिबिलिटी एक और चीज दे रखी है नोट्स में, उस पर बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी अब काफी आसान है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन पीपीआरपी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है। 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। सेकंड, ही शुड नॉट बी रिप्रेजेंटिंग एनी अदर पार्टी, हर जगह पे। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ही शुड बी एलिजिबल to be appointed as an independent director under section 149 of Companies Act. Second, he should not be a related party. Third, he should not be an employee, proprietor, partner of the CA firm, CS firm, CMA firm या फिर cost accountant firm कह सकते हो,
और लीगल और कंसल्टेंसी फर्म विच हैज रिसीव्ड 5% of the gross turnover from CD in preceding 3 years. ये सब 3 सालों के लिए एलिजिबिलिटी, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम जाते हैं 54B पे। 54B के अंदर हमने पढ़ा है, फोकस ये 54B के अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी CD ये 6 पॉइंट्स के लिए एलिजिबल है, जब भी CD ये 6 पॉइंट्स के लिए एलिजिबल है, तब वो एप्लीकेशन दे सकता है NCLT को। वंडरफुल। ये जब एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन तो जाता है 54C में जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ में रिपोर्ट जाती है 54B में। With every application under 54C, there has to be a report under 54B. This report के अंदर जो हमारा insolvency professional है, वो 2 चीजें बताता है। पहला तो that CD is eligible. CD is eligible मतलब 54A में बोला था कि 6 पॉइंट्स होने चाहिए और 4 केसेस नहीं होने चाहिए। ये 6 पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं और वो 4 पॉइंट्स में कवर नहीं होते हैं, ये रिपोर्ट में लिखता है। सेकेंड चीज वो कहता है दैट ये जो बेस रिजोल्यूशन प्लान है, ये भी कंप्लाई करता है विद द प्रोविजन ऑफ IBC। ऐसा तो ये यहां पर सेकेंड 54B के अंदर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल गिव्स अ रिपोर्ट टू NCLT along with the application that the corporate debtor is eligible to file for PPIRP and the base resolution plan also complies with IBC. Very easy. जैसे ही ये रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट आने के बाद में 54B में ड्यूटीज ऑफ आरप्रो, ड्यूटीज ऑफ आरप्रो कहते हैं, उसी के अंदर रिपोर्ट है ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ PPIRP, क्योंकि इसी के अंदर रिपोर्ट देने की ड्यूटी तो प्रायर टू कमेंसमेंट आ जाती है। फिर आता है 54C एप्लीकेशन टू इनिशिएट PPIRP को इनिशिएट करने का एप्लीकेशन। अब यहां पे वापस पूरा समरी बता दे 54A का कि वी हैव टू चेक कि 54A के वो 6 पॉइंट्स हैं या नहीं है। लेट्स रिपीट वंस अगेन। 54A के 6 पॉइंट्स आते हैं। CD should be an MSME. CD should have a minimum default of 10 lakh rupees. Declaration by director for 3 things. First, we will file for PPIRP within 90 days. We are not doing this to defraud anyone, and this insolvency professional has to be appointed. Next, shareholders का approval by way of special resolution, and lastly FC का 66% का approval. And you need to have a ready base resolution plan. अगर ये सब है तब साथ में रिपोर्ट आती है 54B की। 54B के अंदर जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हमने रिकमेंड किया था ना, डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है और FC ने 66% के अप्रूवल से फाइनलाइज कर दिया है, वो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट बना के देता है दैट यस CD इज एलिजिबल एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान कंप्लाइज विद IBC. This report is given along with application of 54C, and application of 54C के साथ में क्या क्या जाएगा, ये जो भी अभी तक हुआ है उसका प्रूफ। पहले पॉइंट में ही डिक्लेरेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और FC का अप्रूवल। सही है, हमने एलिजिबिलिटी के 3 पॉइंट तो कवर कर लिए ना, इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा NCLT को कि यस डायरेक्टर्स हैव फाइल्ड द डिक्लेरेशन, यस स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन फाइल्ड एंड यस FC हैज अप्रूव्ड दिस। फर्स्ट। सेकंड के अंदर नेम एंड रिटन कंसेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज आरप्रो। ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था उसका नाम और उसका रिटन कंसेंट। थर्ड, अ डिक्लेरेशन क्लियरली दैट देयर इज नो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन हियर, किसी प्रकार का अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है। एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन भी देनी है। अब ये सब हम एप्लीकेशन में NCLT को दे देंगे। उसके बाद की कहानी सेम है, NCLT विद इन 14 डेज विल ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, विल ईदर एडमिट और रिजेक्ट। अब यहाँ पे वो एडमिट कब करेगा, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है। जैसे कि हमने पढ़ा NCLT का ज्यादा इंटरफेरेंस PPIRP में नहीं होता है, NCLT merely देखेगा एप्लीकेशन कंप्लीट है क्या। अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो NCLT कर देगा एक्सेप्ट, और अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो NCLT कर देगा रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट करता है तो यहां पर भी 7 डेज का टाइम पीरियड मिलता है आपको टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, और 7 और 14 डेज का टाइम पीरियड जैसे CIRP में है वैसे यहां पर भी डायरेक्टरी है। आर वी गुड अप टिल हियर? दिस इज व्हाट 54ABC। इसके बाद का सेक्शन सबसे आसान है 54D। 54D बात करता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ PPIRP। इट सेज जिस दिन PPIRP का कमेंसमेंट हुआ उससे 120 डेज के अंदर PPIRP शुड बी कंप्लीटेड, और PPIRP कमेंसमेंट से 90 डेज के अंदर यू हैव टू इंश्योर COC अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान शुड बी फाइल्ड टू NCLT। ये यहां पर दिया हुआ है। अब इसके पीछे का और 90 डेज का टाइम पीरियड भी यहां पे पढ़ते हैं। जिस दिन डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स फाइल करते हैं वो ये कहते हैं कि 90 डेज के अंदर वी विल फाइल फॉर PPIRP। नाउ दैट इज अ डिफरेंट टाइमलाइन ऑल टुगेदर, उसको इसके साथ कंफ्यूज करना नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा है वो 90 डेज अलग है। जैसे कि आज हम सबकी कंपनी है एंड आई डिसाइड, आई एम CD मतलब कंपनी के अंदर आई एम अ शेयर होल्डर, सब्सटैंशियल शेयर होल्डर। आई डिसाइड कि यार एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हमें कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, एक बेस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कराना है, तो मैं डायरेक्टर्स को बुलाता हूं, हम डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन देते हैं कि ये हमारा डिक्लेरेशन है कि हम डिफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा 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 है, एंड विद इन 90 डेज वी विल इनिशिएट PPIRP। तो ये 90 डेज के अंदर हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, FC का अप्रूवल लेना है, ये सब काम करना है, और 80 डेज के अंदर हमने सारे अप्रूवल लेके NCLT को फाइल कर दिया तो हमारा पहला टाइमलाइन सेटिस्फाइड है। अब NCLT ने मान लीजिए 20 डेज लिए,
20 डेज के बाद एनसीएलटी ने एडमिट कर लिया, वहां से हमारा पीपीआरपी कमेंस होता है एक्चुअली, और वहां से 90 डेज के अंदर हमको पूरा का पूरा काम करके सीओसी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को वापस फाइल करना है। अगर नहीं किया तो टर्मिनेट हो जाएंगे हम लोग, और 120 डेज में पूरा का पूरा पीपीआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई एक्सटेंशन का प्रोविजन यहां पे दिया नहीं है। अभी गुड हियर, दिस इज 54D। 54D क्या होता है? 54E, दैट इज इजी, कि जैसे ही एनसीएलटी ने इनिशिएट कर लिया, एनसीएलटी ने एक बार आपके प्लान को इनिशिएट कर दिया, आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, पीपीआरपी हैज बीन कमेंस्ड, तो ऑन कमेंसमेंट ऑफ पीपीआरपी तीन चीजें होती है: मॉरेटोरियम सेम एज पर सेक्शन 14, अपॉइंटमेंट ऑफ आर प्रो, नॉर्मली हम अपॉइंटमेंट ऑफ आईआर प्रो करते हैं, यहां पे सीधा अपॉइंटमेंट ऑफ आर प्रो होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर प्रो, एंड पब्लिक अनाउंसमेंट बाय आर प्रो। Public announcement by ARPRO has to be given immediately, and here immediately means 2 days. Just for our convenience हम इसको कंपेयर करते हैं CIRP से, ताकि याद रहेगा। CIRP के अंदर भी सिमिलर चीज है, वहां पे IRPRO अपॉइंट होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट देता है, बट वहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है विदिन 3 days, यहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट इज विदिन 2 days। फर्दर वहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, 1 हिंदी रीजनल न्यूज़पेपर, साथ में ऑन वेबसाइट ऑफ IBBI, ऑन वेबसाइट ऑफ CD एंड टू द क्रेडिटर्स। वेयरएज PPIRP के अंदर विदिन 2 days यू हैव टू जस्ट गिव इट to the creditors and on the website of IBBI and CD, because यहाँ पे claims इनवाइट करने का गेम ही नहीं है ज्यादा, यहाँ पे सीधे claims कौन दे देते हैं आगे के सेक्शन में? CD। तो इसलिए न्यूज़पेपर वगैरह का कम रखा गया, और प्रोसीजर इतना कम है कि न्यूज़पेपर में अगर आप दोगे तो आपको कम से कम 30 डेज का टाइम पीरियड तो देना ही पड़ेगा लोगों को कि आप आ जाओ, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास में। तो ये हो जाता है हमारा 54E। 54E के बाद में 54E के बाद में आता है 54F, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये एक ड्राई सेक्शन आता है कि आरप्रो के पास क्या क्या पावर है। वेरी सिमिलर पावर जैसे हम सीआईआरपी के अंदर पढ़ते हैं कि जितने भी क्लेम्स आपके पास सीडी देगा उनको कंफर्म करोगे आप क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करोगे कि आपका क्लेम है, आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी का भी क्लेम अपडेट होगा तो अपडेटेड लिस्ट भी आप मैनेज करोगे, यहां तक कि मॉनिटर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीडी। मॉनिटर क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि मैनेजमेंट तो किसके पास है? कॉर्पोरेट डेटर के पास है, तो आरप्रो से उसको क्या कर सकता है? मॉनिटर कर सकता है, इन्फॉर्म करेगा सीओसी को अगर किसी प्रकार का ब्रीच हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ बीओडी। कॉन्स्टिट्यूट सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करने का काम उसका है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने का काम उसका है, अगर कोई अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन 4 भूत में से आया तो फाइल करने का काम उसका है, और कोई ड्यूटी है तो भी वो उसकी है। तो प्रैक्टिकली उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा जो हम सीआईआरपी करते हैं पूरा काम उन्हीं का ही है, क्लेम्स हैंडल करने का, अपडेटेड लिस्ट बनाने का, उससे सीओसी बनाने का, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देने का, और मैं बताता हूँ रेजोल्यूशन प्लान्स को इन्वाइट करने का, उसके अंदर वोट करने का, और फाइनली अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी को फाइल करने का। ये पूरी ड्यूटी है किसकी? आरप्रो की। फिर आता है आपका पावर्स ऑफ आरप्रो। आरप्रो के पावर्स क्या है? वैसी सिमिलर पावर्स, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, आपके जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस करता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास है वो भी। उसके बाद में सारी मीटिंग अटेंड कर सकता है जितनी भी है, जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट करना है उसको अपॉइंट करने का पावर भी इसके पास है। इसी पे तो झगड़े हैं पूरे। प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है कौन? आरप्रो, और आरप्रो अपॉइंट करता है देखना पड़ता है कि कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं है। उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अपने असेट्स वगैरह सबसे रिलेटेड, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन फॉर प्रीसीडिंग 2 years, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट जो भी 2 साल में हुए, हमारे कंपनी के असेट लायबिलिटीज कितने रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास रखने का भी राइट है आरप्रो के पास में। उसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। अब आता है एक 4 मार्क पॉइंट। The fees of ARPRO and any expense incurred by him for conducting the PPIRP shall be determined in such manner as may be specified, provided that COC may impose limit and condition on such fees and expenses, provided further that fees and expense of the period prior to constitution of COC of creditor shall be subject to ratification by it. अब होता कैसा है, अगर एक रेजोल्यूशन प्लान कंप्लीट हो गया, सुनना बहुत अच्छे से, अगर एक रेजोल्यूशन प्लान कंप्लीट हो गया, भले बेस रेजोल्यूशन प्लान बाहर का कोई भी रेजोल्यूशन प्लान, तो फिर रेजोल्यूशन प्लान के अंदर 30 सबसेक्शन 2 के हिसाब से देयर हैज टू बी अ क्लॉज फॉर ऑल द पीपीआरपी कॉस्ट। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा, अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान शुड कंप्लाई विद 30 सबसेक्शन 2। 30 सबसेक्शन 2 रिक्वायर्स देम टू कीप अ क्लॉज फॉर ऑल द रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। तो जितना भी कॉस्ट हुआ होगा वो पूरा का पूरा इफेक्टिवली, अगर कोई प्लान अप्रूव हो गया तो सीओसी बेयर करते हैं। आपका जो पैसा बाहर से आ रहा है उसमें से सबसे पहले वो कट होता है और उसके बाद में क्रेडिटर्स को आ रहा है, तो इफेक्टिवली कहीं ना कहीं सीओसी बेयर करते हैं। तो इनका कहना है कि सीओसी को यहां पर अप्रूव करना होता है, रेटिफाई करना होता है कि ये आपका आरप्रो की फीस वगैरह कितनी है, क्योंकि आरप्रो को तो बहुत पहले ही अपॉइंट कर चुका है कौन? डायरेक्टर्स, सीडी, एफसी, इन सब लोगों ने पहले अपॉइंट कर दिया है। तो यहां पर सीओसी रेटिफाई करेगा कि हाँ पहले आपने, हमसे तो आपने पूछा नहीं था, पहले तो आप लोगों ने कर लिया है, तो हम रेटिफाई करते हैं जो भी एक्सपेंस आपने पहले के किए हैं और आगे के लिए हम चाहें तो लिमिट्स लगा सकते हैं।
एक चीज बहुत अच्छे से समझना, अगर कभी भी एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाती है, अगर कभी भी एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाती है, सो द एंटायर एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय सीडी। मान लीजिए कभी पीपीआईपी में एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं की, द एंटायर एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय सीडी। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद भी आप विड्रॉ करना चाहते हो, द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय सीडी, क्योंकि उसको मस्ती थी। लेकिन अगर प्लान अप्रूव होता है, देन ऑटोमेटिकली द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय सीओसी। वो ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में प्रोवाइडेड रहता है ना, तो व्हेन रेजोल्यूशन प्लान में प्रोवाइडेड तो ऑटोमेटिकली सीओसी को कट के पैसा आ रहा है। तो सीओसी चाहे तो लिमिट लगा सकता है। पूरे पीपीआईआरपी में आपको कहीं पे भी लाइन नहीं मिलेगी कि सीओसी इज बेयरिंग पीपीआईआरपी एक्सपेंस, लेकिन सीओसी चाहे तो उस पर लिमिट लगा सकता है, क्योंकि कल को रेजोल्यूशन प्लान के अंदर तो कट के आएगा ना इनको, तो इस कारण से सीओसी चाहे तो लिमिट लगा सकता है। ये एक 4 मार्क पॉइंट है। उसके बाद में छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं। हु शैल बेयर द फीस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वेयर सीडी फेल्स टू फाइल द एप्लीकेशन। हमने क्या पढ़ा, सीडी अगर मान लीजिए 90 डेज के अंदर हम एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर पाए, तो फिर ये जो हमारा व्यक्ति ने रिपोर्ट बनाई थी ना, ये रिपोर्ट का खर्चा कौन बेयर करेगा, सीडी। और एनी केस में कभी सीआई आपका पीपीआरपी इनिशिएट नहीं हुआ, पीपीआरपी में एनसीएलटी ने कैंसिल कर दिया, बाद में विड्रॉ हो गया, इन सब केसेस में द कॉस्ट इज बोर्न बाय सीडी। उसके बाद में आता है 54G। 54G कहता है लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पीपीआरपी जैसे ही कमेंस हुआ, अभी हमने पढ़ लिया था पीपीआरपी कमेंसमेंट के 2 दिन के अंदर, पीपीआरपी कमेंसमेंट के 2 डेज के अंदर हम क्या करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं। अब वही विद इन 2 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है। ये तो हम ऊपर आई थिंक 54E के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो विद इन 2 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है, इनवाइटिंग क्लेम फ्रॉम क्रेडिटर फ्रॉम ईच क्रेडिटर एंड वेबसाइट। क्या हम सब क्रेडिटर्स को भी नोटिस भेजते हैं पर्सनली कि भैया ये आपका क्लेम है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो, हम अपडेट कर देंगे। तो हम इनवाइटिंग क्लेम करते हुए पब्लिक अनाउंसमेंट दे चुके हैं विद इन 2 डेज। अभी बोल रहे हैं साथ ही साथ विद इन 2 डेज सीडी हैज टू गिव आरप्रो लिस्ट ऑफ क्लेम्स, अ लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो एक लिस्ट ऑफ क्लेम और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यहीं पर पीपीआईआरपी के कमेंट्स होते ही 2 दिन के अंदर सीडी को देना है। ठीक है सर। 54G के बाद आता है 54H, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीडी। हमको पता ही है कि जब तक आपका नॉर्मल सीन चल रहा है पीपीआरपी के दौरान द एंटायर मैनेजमेंट रेस्ट विद सीडी, सीडी के पास ही रहता है। तो बता रहे हैं कि इट विल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो उसको गोइंग कंसर्न की तरह लेके जाएंगे। तो 54H इज इजी। अब नेक्स्ट का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो इंटरेस्टिंग आएगा। 54 सॉरी ओके, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां पे आ जाते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो क्या, यस। एनी पर्सन who sustain any loss or damage as a consequence of omission of material information or inclusion of any misleading information in the list of claim or preliminary information memorandum। अब समझो यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जैसे ही पीपीआरपी कमेंट्स होगा उसके विद इन 2 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है, उसके विद इन 2 डेज सीडी के ऊपर जिम्मेदारी है कि सीडी बनाएगा अपना प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और देगा, और सीडी बनाएगा लिस्ट ऑफ क्लेम और देगा किसको, आरप्रो को। आरप्रो उसी के ऊपर भरोसा करके काम कर रहा है। तो कल को अगर पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आए थे, लिस्ट ऑफ क्लेम आया था, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आया था, इसमें किसी भी प्रकार का ओमिशन है और उसके कारण किसी को नुकसान हुआ है, दैट पर्सन कैन फाइल अ केस एंड रिकवर द मनी फ्रॉम द डायरेक्टर्स। लेट्स रीड दिस पॉइंट अगेन। एनी पर्सन हु सस्टेन एनी लॉस और डैमेज as a consequence of what? Omission of material information or inclusion of any misleading information in the list of claim or preliminary information memorandum, he shall be entitled to move to a court having jurisdiction for seeking compensation for such loss or damages। तो अगर कंपनी ने देते टाइम ही किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, और हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट तो दे भी नहीं रहे, तो कंपनी ने अगर 10 लोगों का ही नाम दिया, 2 लोगों का नाम ही स्किप कर दिया, तो आरप्रो तो उन 10 लोगों को नोटिस भेजा है, उन्हीं को कंफर्म किया और आगे बढ़े, तो ये 2 लोगों को बाद में पता चलता है हमारा नाम ओमिट हो गया था, दे कैन फाइल अ केस एंड रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द डायरेक्टर्स। इजी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, फिर आता है 54H। हमने जैसे बात की कि कंपनी का मैनेजमेंट स्टेज विद कॉर्पोरेट डेटर। 54H में मजा नहीं है, H के बाद एक सेक्शन छोड़ के ज्यादा मजा आएगा, बट उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं I की। 54H का रिलेशन आएगा 54J से, J इज इंटरेस्टिंग, बट पहले हम लोग आ जाते हैं 54I पे। इट सिंपली सेज COC। COC हैज टू बी फॉर्म्ड विद इन 7 days ऑफ पीपीआरपी। जादू करेंगे क्या? अरे आपको जब न्यूज़पेपर नोटिस देना नहीं है, क्लेम्स इनवाइट करनी नहीं, तो आपके लिए सीओसी बनाने में प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही पीपीआरपी इनिशिएट हुई, 2 दिन के अंदर आपको लिस्ट ऑफ क्लेम मिल चुके हैं, उन सबको आपने नोटिस भेज दिया है, उनका कंफर्मेशन आती है, आप 7 दिन के अंदर सीओसी बना दोगे ना। तो यहां पर सीओसी बनाना इज वेरी इजी। पीपीआरपी कमेंसमेंट से 7 days के अंदर यू विल फॉर्म सीओसी। और सीओसी का पहला मीटिंग भी कब हो जाएगा?
विद इन नेक्स्ट 7 डेज। सीओसी जैसे ही फॉर्म हुई उसके अगले 7 दिनों के अंदर सीओसी का पहला मीटिंग भी आप करवा देंगे, बेस्ट है। उसके बाद में वापस सेम चीज आ जाती है, सब कुछ एकदम सेम है, सीओसी पूरा पूरा बिजनेस हैंडल करेगा। सीओसी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि वैसे तो पूरा का पूरा कंपनी का मैनेजमेंट सीडी के पास है, लेकिन सीओसी को अगर लगता है तो कभी भी मैनेजमेंट लेके किसको दे देगा, आरप्रो। तो इन अ वे सीओसी मॉनिटर्स द वर्क ऑफ द कंपनी गोइंग एज गोइंग कंसर्न, जैसे सीडी मैनेज कर रहे हैं। फिर एक छोटा सा चेंज यहां पर ऐसा आता है जो हम पढ़ते हैं सीआईआरपी में, कि अगर कभी भी हमें सीओसी बनाना है तो हमारे सारे एफसी आएंगे, ये सब हो जाएगा। अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक भी एफसी नहीं है, देन हम किसको लेते हैं, टॉप 18 ओसी, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन। लेकिन पीपीआई में थोड़ा सा चेंज कर दिया, उन्होंने लिया टॉप 10 लार्जेस्ट ओसी, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन। लाइफ इज वेरी इजी, कोई बड़ी बात यहां पे भी नहीं है। फिर आता है हमारा इंटरेस्टिंग सेक्शन 54J। 54J कहता है मैनेजमेंट ऑफ सीडी विद आरप्रो। कि अभी तो हमने 54, एक सेक्शन के पहले कौन सा था, जे के पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, आई, और आई के पहले एच। एच में अभी अभी हमने पढ़ा, फोकस हियर, एच में, अरे इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, एच में अभी अभी हमने पढ़ा द मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिमेन्स विद सीडी, और यहीं पे जे में आके बोल देते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीडी विद आरप्रो। ये क्या बात हुई, इसका मतलब ये है, समझना अच्छे से, बाय डिफॉल्ट द मैनेजमेंट रिमेन्स विद बीओडी, by default the management remains with BOD, but if COC with an approval of 66% decide and take NCLT's approval, then they can transfer management to ARPRO। I think दिमाग में बैठाना बहुत easy है इस चीज को, yes। तो ये कहने की कोशिश करें by default it will be with CD, लेकिन अगर COC को लगता है तो 66% के अप्रूवल से वो ट्रांसफर कर सकते हैं टू ARPRO। साथ में NCLT का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, और NCLT अगर ओपिनियन बना लेता है कि यहां पर या तो ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुआ है या फिर इनके अफेयर्स वर मैनेज्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, कि अगर इफ द अफेयर्स ऑफ सीडी हैव बीन मैनेज्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर या फिर देयर हैज बीन अ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, इन दैट केस दे विल ऑर्डर कि हां पावर दे दो किसको, आरप्रो को। तो बाय डिफॉल्ट इट विल रिमेन विद सीडी, इफ सीओसी वांट्स दे कैन ट्रांसफर इट टू आरप्रो विद एनसीएलटी's अप्रूवल। दिस इज एन इंटरेस्टिंग सेक्शन, दिस इज 54J। 54J 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 वो सेक्शन है जो कि सीडी से पावर लेकर आरप्रो को दे सकता है। जे के बाद अगर हम जाते हैं, फिर आता है 54K। आ हा 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 54K जबरदस्त सा सेक्शन है, इसकी एक बहुत प्यारी समरी भी दे रखी है, तो इतनी परेशानी कर नहीं पाता सेक्शन। सेक्शन 54 कहता है कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। सबसे पहले तो स्टार्ट ऐसे करना है, पीपीआरपी कमेंसमेंट के विद इन 2 डेज हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है, पता है, विद इन 2 डेज जो लिस्ट ऑफ क्लेम थे और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट था, मेमोरेंडम था, ये भी आ चुका है हमारे पास में, डन। अब ये कह रहे हैं साथ ही साथ विद इन 2 डेज सीडी को बेस रेजोल्यूशन प्लान भी देना है आरप्रो को। तो विद इन 2 डेज देने के लिए 3 चीजें हो गई, लिस्ट ऑफ क्लेम, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड साथ में बेस रेजोल्यूशन प्लान। ये जो बेस रेजोल्यूशन प्लान आरप्रो को दिया जाता है, यू हैव टू एंश्योर दैट दिस इज इन कंप्लायंस विद 30 सबसेक्शन 2, फेयर इनफ। उसके बाद में आरप्रो इस बेस रेजोल्यूशन प्लान को देता है किसको, सीओसी को। सीओसी अगर चाहता है तो इस स्टेज पे, अभी तक शुरुआती स्टेज पे ही, दे कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज दिस बेस रेजोल्यूशन प्लान। व्हाई सो, अभी तक केयरफुली 54K सबसेक्शन 4 आने वाला है, 54K सबसेक्शन 4 आने वाला है। तो यहां पर सीओसी कहता है कि देखो अभी तक हमने बाहर से प्लान इनवाइट नहीं किए, आप चाहो तो अपने इस बेस रेजोल्यूशन प्लान को अभी ही मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि अगर एक पॉसिबिलिटी है कि 54K में ही आप जीत गए तो आपको आगे की फाइट ही नहीं लड़नी पड़ेगी। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, इफ सीओसी वांट्स, सीओसी कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द कॉर्पोरेट डायरेक्टर टू रिवाइज द बेस रेजोल्यूशन प्लान। सही है, ये 54K 4 के पहले हो रहा है। तो वंस दिस इज डन, इसके बाद में आ जाता है हमारा नॉर्मल 54K। अगर सीआरपी कमेंसमेंट के, पीपीआरपी कमेंसमेंट के 21 डेज के अंदर इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हो जाना चाहिए, एंड उसके 15 डेज के अंदर लास्ट डे टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान हो जाना चाहिए। दिस इज अनदर टाइमलाइन, ये 54 के इनिशियल सेक्शंस में दी है। अब मैं अगर मैं 54 को पूरा समझाने की कोशिश करूं, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। सीडी टू सबमिट बेस रेजोल्यूशन प्लान टू आरप्रो विद इन 2 डेज ऑफ पीपीआरपी कमेंसमेंट डेट। हमने देखा पीपीआरपी कमेंसमेंट के 2 दिन के अंदर सीडी को बेस रेजोल्यूशन प्लान देना है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू प्रेजेंट द बेस रेजोल्यूशन प्लान टू सीओसी, हम सीओसी को देंगे। सीओसी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है टू रिवाइज द बेस रेजोल्यूशन प्लान। सीओसी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सीडी टू रिवाइज द बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रायर टू इट्स अप्रूवल और इन्विटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, कि हमने अभी तक इन्वाइट ही नहीं किया है, उसके पहले ही हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप बेस रेजोल्यूशन प्लान को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो सकता है सबसेक्शन 4 में ही आप जीत जाओ तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में
RP has to ensure that base resolution plan conform to the provision of the code 30 subsection 2 and regulation number 38. अब आगे COC में approve by 66% voting share base resolution plan for submission to NCLT if it does not impair any claims owned by CD to OC. अगर OC के claims बिल्कुल भी impaired नहीं है, अगर OC को 100% पेमेंट दे रहे हैं, तो फिर COC के पास एक चॉइस है कि वो इस बेस रिजोल्यूशन प्लान को ही क्या कर सकते हैं, अप्रूव. They have a choice that they can approve the base resolution plan. Understand, it is not compulsive. ऐसा नहीं है कि अगर OC को 100% पैसा मिल रहा है तो कंपल्सरीली बेस रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होना चाहिए. अगर OC को, if OC is getting 100% of the amount, then COC has a choice. They can approve the base resolution plan under subsection 4. They don't have to go ahead. They don't have to invite the plans also. But अगर ये नहीं हो पाता है, if COC does not approve base resolution plan, the RP shall invite prospective resolution applicant to submit a resolution plan to compete with base resolution plan. तो फिर यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं. इनवाइट करना है हमको PPRP कमेंसमेंट से 21 डेज के अंदर, और उनको लास्ट डे टू सबमिट प्लान देते हैं सिर्फ 15 डेज का. उसके बाद में RP shall provide the prospective resolution applicant with the basis for evaluation, जिसको हम evaluation matrix कहते हैं, and relevant information prescribed under section 29 information memorandum. तो हम उनको information memorandum और base resolution evaluation matrix ये सब दे देते हैं. ठीक है सर. उसके बाद में RP to place all the resolution plan that confirms the provision of the code before COC for its approval. सारे प्लान आ गए जो 30 subsection 2 को कंप्लाई करते थे, वो सारे के सारे प्लान चले जाएंगे COC के समक्ष. COC shall evaluate the resolution plan and select the best resolution plan. अभी क्या हो रहा है, जितने plans invite हुए हैं उसमें से एक best resolution plan COC decide कर लेगा. This is 54K 9 का approval. ये eliminator चल रहा है अभी तक, फाइनल फाइट नहीं हुई है. यहां पर जितने बाहर से प्लान्स आए थे उन सब के अंदर कंपटीशन हो गया और एक प्लान आ गया. नाउ 54K 10 का अप्रूवल आता है, द बेस रेजोल्यूशन प्लान वर्सेस द सिलेक्टेड रेजोल्यूशन प्लान अंडर 54K 9. जो रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट हुए थे उसमें से 4 रेजोल्यूशन प्लान आए, उन चारों में से एक अप्रूव हो गया. नाउ 5410 में ये अप्रूव्ड प्लान फाइट्स विद बेस रेजोल्यूशन प्लान, और इसमें से ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो जाता है फाइनली 5412 के अप्रूवल के लिए. COC शैल अप्रूव द बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान. ये बेस भी हो सकता है या फिर बाहर से आया भी हो सकता है, विच मे इंक्लूड द बेस रेजोल्यूशन प्लान बाय 66% वोटिंग. यहां पे जो प्लान अप्रूव होता है दैट इज 54K सबसेक्शन 12. आई रिपीट अगेन, 54K सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 आपको याद रखना है. 9 और 10 याद नहीं रखा तो चलेगा, बट 9 और 10 एक एलिमिनेटर्स हैं. सबसेक्शन 9 के अंदर बाहर से आए हुए सारे प्लान्स में झगड़ा हुआ, उसमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो आया 10 की फाइट करने के लिए. 10 की फाइट होती है, ये जो विनर है इसका बेस रेजोल्यूशन प्लान के साथ में, इसमें जो जीता फिर उसका सबसेक्शन 12 में एक इंडिविजुअल फाइट होता है, क्या इसको 66% वोट इंडिविजुअली मिल सकते हैं या नहीं. फिर अगर इसको 66% वोट मिलते हैं तो ये 54K के अंदर होता है अप्रूव. The approved resolution plan is placed to NCLT. Now this should happen within 90 days from PPRP commencement date. 54K कौन सा वाला कह रहे हैं आप? ये 12 ही है ना मैम, 12 ही. ये 12 कौन सा है जिसके अंदर फाइनली 66% का अप्रूवल चेक किया जाता है. एंड इफ द फाइनल रेजोल्यूशन प्लान भले बेस आया बाहर से आया, उसको 66% अप्रूवल मिलता है तो उसको हम फाइनल बोल देते हैं. ये 54K 12 के अंदर आता है. ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है. आपको कंफ्यूजन हो रहा है कुछ मैम? एक सेकंड आ जाता हूं मैं, कोई चिंता नहीं, फटाफट से, कोई बात नहीं. अपन 12 के अंदर जो ये बात करें ना, देखो अच्छे से एक बार. द रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल अंडर 10 और सबसेक्शन 11 एज द केस में बी मे बी अप्रूव्ड बाय COC फॉर सबमिशन टू NCLT. ये बात कर रहे हैं फाइनल अप्रूवल की. 11 में क्या कह रहे हैं, वेयर द रेजोल्यूशन सिलेक्टेड इन सबसेक्शन 9 इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल और डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 10, इट शैल कंप्लीट द बेस रेजोल्यूशन प्लान इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 12 ओनली. तो 11 आपका रेफरेंस 12 को ही दे रहा है, और 12 फाइनली ये कहता है कि 66% का अप्रूवल मिला या नहीं मिला. तो जो फाइनल अप्रूवल मिलता है उसको हर जगह पर 54K 12 का अप्रूव्ड प्लान ही कहते हैं. आप आगे के कितने भी रेफरेंस देखेंगे हर जगह पे लिखा है 54K 12 में अप्रूव्ड प्लान है. क्या अगर ये 12 का अप्रूव्ड है मतलब ये फाइनली अप्रूव्ड प्लान है जिसको 66% वोटिंग मिले. तो 11 सिमिलर चीज कहता है, बट 11 रेफरेंस 12 को ही देता है. फिर ऐसा हम लोग यहां पर आते हैं, वापस संभालता हूं मैं अपने आप को, और यहां पे आ जाते हैं. हम लास्ट पॉइंट पे थे. अब एक बार 54K 12 में कोई अप्रूव हो गया तो 54K 12 या फिर हो सकता है कोई 54K 4 में ही अप्रूव्ड होगा, तो ये जो है ये डायरेक्टली प्लेस किया जाता है विद NCLT. एंड इन केस नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, कोई भी प्लान अप्रूव नहीं हुआ, देन यू हैव टू फाइल फॉर टर्मिनेशन.
अब तो हमने टर्मिनेशन भी पढ़ लिया तो हमको समझ में आ रहा है। फिर इन्होंने 30 सबसेक्शन 2 को यहाँ पे वापस याद दिलाया आपको। 30 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि आपका रेजोल्यूशन प्लान जो है इसके अंदर क्या क्या मैंडेटरी कंटेंट्स होने चाहिए। ये सीआईआरपी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये यहाँ पर वापस आ जाता है। 30 सबसेक्शन 2 के इतने रेफरेंसेस हैं। फिर आता है अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय सीओसी, कि अब यहां पर सीओसी ने अप्रूव कर दिया प्लान। अप्रूव होने के बाद में अलोंग विद द कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको फाइल करना होगा टू एनसीएलटी, एंड वेयर नो रेजोल्यूशन इज अप्रूव्ड बाय सीओसी और वेयर द सीओसी इज अप्रूव्ड द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर्म P12 टू एनसीएलटी फॉर टर्मिनेशन। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इतनी सी बात की गई है, 54 के ही चल रहा है अभी तक। तो 54 के का ही रेगुलेशन था, उसमें तीसरी बात बोली है कि अगर सब प्लान अप्रूव हो गया तो एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट के साथ में एनसीएलटी के पास जाओ कि हमने सारे लॉ का प्रॉपर्ली कंप्लाई किया था और ये अप्रूव हो गया, और कोई प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो आपको टर्मिनेशन के लिए तो जाना ही है। फिर आता है हमारा 54L, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब सीओसी ने अप्रूव कर दिया है के के अंदर, आपको एनसीएलटी से अप्रूव करवाना है एल के अंदर। इट सिंपली सेज विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान बाय एन ऑर्डर अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान। एनसीएलटी हैज टू अप्रूव इट विद इन 30 days। ये 30 days का लॉजिक भी समझ रहे हैं ना। 120 90 तक आपको एनसीएलटी के पास फाइल करना था, तो एनसीएलटी को 30 days में अप्रूव तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में स्टार पॉइंट, इफ इट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सीडी। अब स्लो डाउन हो जाना, ये एक स्टार पॉइंट आ जाता है थोड़ा सा अलग, कि अगर मान लीजिए पीपीआईआरपी में एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, 54 के 12 में, 54 के 4 में, कहीं से भी एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान हो गया, अप्रूव हो गया है जिससे कि मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रहा है, पहले जिनके पास मैनेजमेंट था उन्हीं के पास मैनेजमेंट रह रहा है, देन एनसीएलटी ऑर्डर्स व्हाट? एनसीएलटी रिजेक्ट्स द रेजोल्यूशन प्लान, टर्मिनेट्स इट एंड पासेस अ लिक्विडेशन ऑर्डर। अगर पीपीआईआरपी में आप ऐसे प्लान को अप्रूव कराते हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट रिमेन सेम, इन दैट केस पीपीआईआरपी तो कैंसिल होगा, टर्मिनेट तो होगा, और साथ में आपकी कंपनी का लिक्विडेशन ऑर्डर पास किया जाएगा, एंड वी विल डिक्लेयर कि जो भी कॉस्ट हुआ है इट शुड बी इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। फिर वो लिक्विडेशन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इससे हमने एक और चीज सीखी थी कि जब बेस रेजोल्यूशन प्लान शुरुआत में ही आता है, जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपनी रिपोर्ट देता है दैट दिस बेस रेजोल्यूशन प्लान कंप्लाइज विद द कंडीशन, तब उसको तभी ध्यान रखना चाहिए कि इस बेस रेजोल्यूशन प्लान में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चेंज होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो एंड में तो कंपनी विल बी लिक्विडेटेड। अगर हम बात करते हैं 54L की, तो 54L में एक्चुअली इतनी सी बात बोली है, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय एनसीएलटी। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय सीओसी, वो आप एनसीएलटी के पास देंगे। 30 सबसेक्शन 2 से कंप्लाई करता है तो दे विल एक्सेप्ट इट विद इन 30 days, अगर कंप्लाई नहीं करता दे विल रिजेक्ट इट अगेन विद इन 30 days। फिर आता है हमारा 54N। 54N इज इजी, टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी। 3 केसेस में इट विल बी टर्मिनेटेड। द फर्स्ट केस इज प्रोविजो टू सबसेक्शन 12 ऑफ 54K। 54K सबसेक्शन 12 ये कहता है कि फाइनली अगर एक प्लान को 66% अप्रूवल मिल गया तो उसको एनसीएलटी को देंगे। उसका प्रोविजो ये कहता है कि अगर उस प्लान को 66% अप्रूवल नहीं दिया तो यू विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन। तो ये हो गया पहला केस, प्रोविजो टू 54K सबसेक्शन 12। दूसरा आ जाता है आपका 54D का सबसेक्शन 3। 54D मतलब टाइमलाइन। अगर 90 days तक आपका कोई भी रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं हुआ है देन ऑल्सो यू विल हैव टू फाइल फॉर टर्मिनेशन, एज इजी एज दैट। और साथ ही साथ अगर इस बीच सीओसी को कभी मस्ती हुई, उन्होंने अपने मन से 66% वोट से डिसाइड कर लिया दैट वी वांट टू टर्मिनेट इट अप, इन 3 केसेस में पीपीआईआरपी इज टर्मिनेटेड, एंड इन केसेस के अंदर सीडी बेयर्स द पीपीआईआरपी कॉस्ट। जब सीओसी 66% के वोट से डिसाइड करता है तब लिखा नहीं है कहीं पे भी हुज गोइंग टू बेयर द कॉस्ट, तो मोस्ट लाइकली सीडी विल ओनली बेयर द कॉस्ट। पीपीआर में कहीं पे भी इसके बारे में जिक्र नहीं है। अब ये हो जाता है 54N, यहां तक भी इजी है। इसके बाद में एक सेक्शन आता है थोड़ा सा टफ जाता है, 54O। अब 54N के बाद में 54O, MNO, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। ये पार्ट सबको कंठस्थ होना चाहिए, ये इजी है। फिर आते हैं 54O के डिफिकल्ट पार्ट पे, लेकिन पहले जो इजी पार्ट है, जो उसका मेन प्रोविजन है, वो क्लियर करते हैं। मेन प्रोविजन ये कहता है इनिशिएशन ऑफ सीआरपी। इट सेज ड्यूरिंग पीपीआईआरपी अगर सीओसी कभी भी चाहें बाय 66% ऑफ वोट दे कैन डिसाइड एंड ट्रांसफर दिस पीपीआईआरपी टू अ सीआईआरपी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि टर्मिनेट कर सकते हैं सीओसी बाय 66% वोट, तब टर्मिनेशन टाइम पे डिसाइड कि हमें सिर्फ टर्मिनेट करना है या फिर हमें टर्मिनेट करके सीआरपी इनिशिएट भी करना है। तो इफ दे वांट दे कैन टर्मिनेट एंड इनिशिएट सीआरपी बाय 66% वोट। ओके, इस केस में पीपीआरपी इज ट्रांसफर टू सीआरपी, इजी। एनसीएलटी पासेस 3 orders and very obvious orders, very basic orders. PPIRP is terminated and CIRP is initiated. Easy. जो व्यक्ति यहां पर काम कर रहा था आरप्रो की तरह अंडर पीपीआईआरपी, ही इज गोइंग टू वर्क एज
IR Pro in CIRP, बिकॉज CIRP के शुरू में तो IR Pro होता है, एंड लास्ट में जो भी PPIRP का अभी तक कॉस्ट हुआ, दिस विल बी ट्रीटेड एज CIRP कॉस्ट. ये बेसिक 3 ऑर्डर्स आते हैं, वेरी इजी, वेरी ऑब्वियस ऑर्डर्स. यहां तक मेन प्रोविजन आता है. अब इसके बाद में इंटरेस्टिंग चीज आती है, पॉइंट्स टू नोट. ये बताते हैं साथ ही साथ 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए. क्या 5 चीजें? पहला, whenever PPIRP will be transferred to CIRP, it will always be treated as a Section 7 application. Okay, because COC डिसाइड कर रहे हैं, ये हम गलपेन कर सकते हैं. सेकेंड, NCLT का जिस दिन ऑर्डर आया है वहां से हम मानेंगे कमेंसमेंट ऑफ CIRP. तो वहां से आपके 180 डेज 270 डेज स्टार्ट होंगे, वहां से 30 डेज, जो भी आपका टाइमलाइन होता है ना कि 30 डेज में आपको COC कॉन्स्टिट्यूट करना है, टाइमलाइन पूरा का पूरा. CIRP कमेंसमेंट किस डेट को माना होगा? डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट. ये भी इजी है. थर्ड, केसेस फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन विल कंटिन्यू. कि जो अगर आपने अभी तक कोई भूत पकड़े तो उनको आप छोड़ नहीं दोगे, इन भूत के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनको आप कंटिन्यू करोगे. प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह के जो भी केसेस है दे विल कंटिन्यू. अब उनको कंटिन्यू करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी, याद आ रहा है? उनको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? हमने PPIRP कमेंसमेंट से पिछले 2 साल की भूत पकड़े थे, अब हमारा CIRP कमेंसमेंट तो यहां पर आ गया. अब इसके पीछे अगर 2 साल के भूत पकड़ेंगे तो एक पीरियड होगा उसके भूत कवर नहीं होंगे. मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए उनको 2 पॉइंट और लाने दिए पड़े. पहला कहा उन्होंने कि फॉर दिस ट्रांजैक्शन, भूत अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन, CIRP कमेंसमेंट डेट ओनली फॉर दिस पर्पस, ओनली फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन, CIRP कमेंसमेंट डेट विल बी PPIRP कमेंसमेंट डेट. तो PPIRP कमेंसमेंट से ही आप पिछले 2 साल के भूत पकड़ोगे तो एक भी भूत छूटेगा नहीं. फिर हो गया PPIRP पीरियड का, तो उन्होंने एक और पॉइंट लाना पड़ा, द ड्यूरेशन ऑफ PPIRP विल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन. तो इफेक्ट क्या हो गया इससे? इफेक्ट ये हो गया सिंप्लीफाइड तरीके से, CIRP विल गेट फ्रेश टाइम पीरियड ऑफ 180 डेज 270 डेज. दिस इज क्लियर कि CIRP को फ्रेश 270 180 मिलता है. ये जो PPIRP में टाइम वेस्ट हुआ वो हमारे इसमें मत दो. ये नहीं कि आपने PPIRP में 70 डेज वेस्ट कर दिए तो आपको 70 से आगे 1 2 3 4 कंटिन्यू, आपको 70 71 72 ऐसे करके 180 डेज देंगे. नहीं, NCLT के ऑर्डर से फ्रेश पीरियड है आपका 180 का. परफेक्ट, ये सबको समझा. सेकेंड, फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन रेलेवेंट टाइम विल बी 2 years और 1 year फ्रॉम PPIRP कमेंसमेंट. जब आपका PPIRP कमेंस हुआ था उसके पिछले 2 year और 1 year. 2 year 1 year का पता याद आ रहा है ना? रिलेटेड पार्टी के लिए अलग है, नॉर्मल्स के लिए अलग है, नॉर्मल लोगों के लिए अलग है. तो PPIRP कमेंसमेंट से 2 year होगा, एंड साथ ही साथ द ड्यूरेशन ऑफ PPIRP, ये पूरा पीरियड अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन के लिए रिलेवेंट टाइम में कंसीडर किया जाएगा. इट कुड बी 2 year 3 months 4 months 6 months, ये सब पॉसिबल है. उसके बाद में आ गए, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सेक्शन 7 एप्लीकेशन. तो वैसे भी आपको समझ में आ चुका था, और यहां पर आके प्रैक्टिकली PPIRP हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट. PPIRP कंप्लीट होने के बाद में अगर मैं डिफरेंस डिस्कस करता हूं, फिर हम एक टाइमलाइन का चार्ट बनाएंगे क्लास में. डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं पहले. अब 1-2 चीजें हैं उन सबको फटाफट से रैप अप करते हैं. लीगल फ्रेमवर्क, सबसे पहला लीगल फ्रेमवर्क में इन्होंने कहा तो हमने मान लिया. वैसे ये कैसा टॉपिक है, वही नैरो वाइड टाइप का डिफरेंस है, तो इन्होंने कहा तो हमने मान लिया. इनका कहना है CIRP स्टैट्यूट में बहुत सारा कंटेंट है और रेगुलेशन में कम है. वैसे अदरवाइज PPIRP स्टैट्यूट में कम है और रेगुलेशन में ज्यादा है. आई बिलीव इट इज ऑपोजिट. आई बिलीव CIRP हैज वे मोर रेगुलेशन देन PPIRP. बट मेरे मानने से क्या होता है, मॉड्यूल का जो मानना है वो मान के चल रहे हैं. मॉड्यूल ने लिख दिया है कि PPIRP का कंटेंट रेगुलेशन में ज्यादा है, स्टैट्यूट में कम है, ठीक है. और CIRP का कंटेंट आपका स्टैट्यूट में ज्यादा है, रेगुलेशन में कम है, ठीक है. इनका शायद लॉजिक ऑथर ने कैसे सोचा होगा, CIRP के सेक्शन 6 से लेकर 32A तक है तो पूरा का पूरा कंटेंट है, और PPIRP के ABCD करके भी कितने जाते हैं, सिर्फ O तक ही तो जा रहे हैं, तो ओवरऑल कम है कंपैरेटिवली. शायद ये लॉजिक है. इन्होंने कहा CIRP में स्टैट्यूट में बहुत सारा है और यहाँ पे स्टैट्यूट में कम है, पर ठीक है. पहला पॉइंट कोई दमदार नहीं है. थ्रेशोल्ड आप खुद ही बता दो, CIRP के लिए थ्रेशोल्ड क्या होता है? 1 CR, और यहाँ पे 10 lakhs. नेक्स्ट इज इनिशिएट कौन कर सकता है? CIRP कौन इनिशिएट कर सकता है? तीनों में से कोई भी, लेकिन यहाँ पे ओनली CD मतलब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट. उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ CD किसके पास रहता है? CIRP में IR Pro, R Pro इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और वहीं PPIRP में CD. COC चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन इट रिमेन्स विद CD बाय डिफॉल्ट. इन्विटेशन एंड कलेक्शन ऑफ क्लेम CIRP में होता है, यहां पे तो होता ही नहीं है ना. PPIRP में तो सीधे कॉर्पोरेट डेटर ही लिस्ट ऑफ क्लेम लाके दे देते हैं हमको. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम CIRP में तो हम बनाते हैं, हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनाता है बैठ के, लेकिन PPIRP में तो हमारे CD लाके दे देते हैं. प्रोसेस रेजोल्यूशन कॉस्ट, अभी क्या कह रहे हैं समझते हैं. प्रोसेस रेजोल्यूशन कॉस्ट इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ CD. कि CIRP में कंपनी चलाने का जो खर्चा है वो भी आपका CIRP कॉस्ट के अंदर आता है. जैसे कि आज CIRP इनिशिएट हो गया, CIRP इनिशिएट होने के बाद में आपके इंप्लॉइज काम कर रहे हैं या जितने भी लोगों का आप कंपनी चलाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है आपका जो भी खर्चा हो रहा है, बहुत हद तक वो खर्चा पूरा का पूरा CIRP कॉस्ट में आता है. बिकॉज वो पूरा चला कौन रहा है? IR Pro. लेकिन व्हेन इट कम्स टू PPIRP, CD पहले जैसे चला रहा था, CD खुद ही चला रहा है ना,
सो इन्होंने कह दिया इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ सीडी। तो कंपनी चलाने का जो खर्चा है वो सीआईआरपी में, तो सीआईआरपी कॉस्ट में आता है, लेकिन पीपीआईआरपी और पीपीआईआरपी कॉस्ट में नहीं आता है कंपनी चलाने का खर्चा। और उसका बेसिक लॉजिक ये है कि सीआईआरपी के अंदर कंपनी का कंट्रोल पूरा ले लिया और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चला रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीपीआईआरपी सीडी खुद ही चला रहा है, तो वो खर्चा खुद के हिसाब से मैनेज कर रहा है। इसके बाद में आता है स्विस चैलेंज मे नॉट बी फॉलोड while calling resolution plan. Swiss challenge is followed while calling the resolution plan. Now what is Swiss challenge? Swiss challenge को एकदम आसान भाषा में अगर कहूं तो आप समझो, दोनों प्लान्स को साथ में रख दिया आपके सामने और बोला इनमें से कौन सा अच्छा है। एक चीज क्या हो सकती है, आपको एक एक करके प्लान लाए जा रहे हैं कि हाँ एक प्लान आ गया, फिर दूसरा प्लान आया, फिर तीसरा प्लान आया, फिर चौथा प्लान आया, फिर आप लोग हर एक प्लान पे इंडिविजुअल वोटिंग कर रहे हो कि हाँ ये प्लान 71% को पसंद आया, ये प्लान 52% को पसंद आया, ये प्लान 80% लोगों को पसंद आया। नॉर्मली इस प्रकार की वोटिंग हो सकती है। याद करो सीआईआरपी में ऐसा ही तो होता है, हम सबको इंडिविजुअल वोटिंग करवा देते हैं, फिर हम देखते हैं कि किसी को 66 से ज्यादा मिला क्या, हाँ 66 से ज्यादा 2 लोगों को मिला है, तो उसमें से जिसको हाईएस्ट मिला उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अरे किसी को भी 66 से ज्यादा नहीं मिला क्या, हाँ 51 62, तो जिसको हाईएस्ट मिला है उसको एक और बार रीवोटिंग पे रख देते हैं। तो मतलब हर एक प्लान इंडिविजुअली वोट हुए ना। स्विस चैलेंज में क्या होगा, आपके सामने ही प्लान रख देंगे दोनों, बताओ कौन सा पसंद है। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो एक व्यक्ति उसमें से किसी एक ही प्लान को वोट कर पाएगा, ये क्लियर 1-to-1 चैलेंज मेथड है। सो सीआईआरपी में भी स्विस चैलेंज हो सकता है। सीआईआरपी में स्विस चैलेंज मे और मे नॉट हैपन, बट व्हेन इट कम्स टू पीपीआईआरपी इसमें तो स्विस चैलेंज ही हो रहा है ना हमेशा, क्योंकि सारे रेजोल्यूशन प्लान्स में से एक प्लान सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें और बेस रेजोल्यूशन प्लान में स्विस चैलेंज मेथड ही हो रहा है, और फिर फाइनली जो प्लान सिलेक्ट हुआ एंड में देखते हैं कि अरे 66 को पसंद है या नहीं है। सो पीपीआईआरपी में हमेशा ही स्विस चैलेंज मेथड यूज होगा, लेकिन सीआईआरपी मे और मे नॉट हैव स्विस चैलेंज मेथड। स्विस चैलेंज मेथड को अगर आप गूगल करोगे तो एकदम अलग दिशा में लेके जाएगा, क्योंकि स्विस चैलेंज मेथड को लेके वो गवर्नमेंट बिड्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देता है। बट अगर नॉर्मली बात करें स्विस चैलेंज मेथड का आसान भाषा में ये है कि मैं क्लास में मॉनिटर अपॉइंट करना चाहता हूँ, मैं 4 बच्चों को यहाँ पे खड़ा करता हूँ, एक ऑप्शन क्या कहता हूँ मैं ए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ए मॉनिटर बने, 80% क्लास करिए यस। मैं बी को कहता हूं आप में से भी कितने लोग चाहते हैं बी मॉनिटर बने, अगेन 85% क्लास करिए यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे हमने चारों को कर लिया। दूसरे केस में मैंने चारों को साथ में खड़ा करके बोला भाई आप किसको वोट करना चाहते हो, तो यू विल हैव एनी वन चॉइस, किसी एक को, तो यू विल चूज वन ओवर द अदर। इन द प्रीवियस केस यू कैन चूज एवरीवन आल्सो, यू कैन वोट फॉर 4 ऑफ देम एंड देन जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो सिलेक्ट होगा। लेकिन इन स्विस चैलेंज आपके सामने चारों रख दिए, आप किसी एक को ही वोट कर पाओगे। अब आप एक को ही वोट कर पाओगे तो यू विल हैव टू चूज वन, तो वन ओवर द अबव। तो पीपीआईआरपी में हमेशा स्विस चैलेंज होता है, लेकिन सीआईआरपी में जरूरी नहीं हमेशा स्विस चैलेंज हो। राइट ऑफ प्रमोटर टू ऑफर रेजोल्यूशन प्लान, सीआईआरपी के अंदर भी प्रमोटर चाहे तो रेजोल्यूशन प्लान ऑफर तो कर ही सकता है अगर वो 29A में एलिजिबल है तो, लेकिन उसको वही एंड में जब सबसे रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट किए तब भी वो चाहे तो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है। अगर वो 29A में एलिजिबल है तो पीपीआईआरपी में ही हैज अ प्रायोरिटी, वो सबसे पहले बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने का राइट रखता है। अर्ली क्लोजर ऑफ द प्रोसेस, अगर हमको सीआईआरपी को अर्ली क्लोज करना है तो 12A का मेथड है, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हमें पीपीआईआरपी को करना है तो टर्मिनेशन का मेथड है, 66% वोट पास करके टर्मिनेट कर दो। सीआईआरपी में 90% वोटिंग से आप करते हो, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, 66% से टर्मिनेट कर सकते हो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर, अगर सीआईआरपी फेल हो गया तो यू हैव टू गो फॉर लिक्विडेशन, लेकिन पीपीआईआरपी फेल हुआ तो कुछ नहीं, कंपनी वापस वैसे ही चलती है। क्लोजर और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब लिक्विडेशन नहीं हो रहा है, बस ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, कंपनी वैसे ही काम करती रहेगी। एंड इसके बाद में आता है हमारा रोल ऑफ आरपी एंड एनसीएलटी। सीआईआरपी के अंदर आरप्रो और एनसीएलटी ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है, लेकिन पीपीआईआरपी में नॉट मच इन्वॉल्व, रिलेटिवली मोर रिलेटिवली लेस। और लास्ट पॉइंट आता है टाइमलाइन, सीआईआरपी इज 180, 270, 330, whereas PPIRP is a flat 120. Are we getting a fair idea? Yes, done. So, as I was saying in the beginning, कि ये जो अभी 15-20 मिनट में हो ना, ये हमारे दिमाग को एक कनेक्टिव एनालिसिस दे देता है पीपीआईआरपी का पूरा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद में दिमाग में थोड़ा अच्छा लगता है। अब एक लास्ट चीज करनी है, उसके बाद में आपको पीपीआईआरपी क्लोज बोल दूंगा। पीपीआईआरपी का एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करते हैं, सब लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग साथ में एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, स्क्रीन पे ध्यान सबका, 100% फोकस यहाँ पे, फोकस यहाँ पे 100%। एक चीज देखो, सबसे पहले मैं कैसे कर रहा हूँ, 54D ने मुझे कुछ टाइमलाइन बताया। देखो 54A में 90 डेज का टाइमलाइन है, तो अगर मैं 54A की बात करता हूं, चलो रुको, टाइमलाइन 54A की बात करता हूं, उसमें एक 90 डेज का टाइमलाइन है,
ठीक है, वो क्या छोटू सी बात बोलता है, दैट बीओडी को, डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स टू फाइल पीपीआईआरपी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C विद इन 90 days फ्रॉम दिस डिक्लेरेशन। सब लोग मेरे साथ में है क्या? ये जल्दबाजी मत करना, सिर्फ आप ये सोचो कि आप बना रहे हो। अरे देखो कैसा है गधों, पढ़ाना तो एक चीज होगी, अब आप समझ लो कि आप खुद को भी कैसे पढ़ना। अगर आप अकेले बैठ के भी ये कर सकते, अगर मैं नहीं भी कराता। 54A में टाइमलाइन क्या है? एक ही टाइमलाइन 90 डेज की। ये 90 डेज की टाइमलाइन क्या बताती है आपको? ये बताती है कि जिस दिन डिक्लेरेशन फाइल किया उन्होंने, डायरेक्टर्स ने, उसके 90 डेज में वो 54C का एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। ये वो कमिटमेंट दे रहे हैं, ईजी। इसके बाद मैं आता हूँ 54B। 54B पे कोई टाइमलाइन ही नहीं है, रिपोर्ट देनी है उसको, बस, कोई बड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट देने का ऐसा कोई टाइमलाइन भी नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्ट आपको बस देनी है 54C के साथ में। 54C का एप्लीकेशन जाएगा, उसके पहले आपकी रिपोर्ट रेडी होनी चाहिए। फिर आता है 54C कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए भी कोई टाइमलाइन नहीं होती है, कि आप तो बस ये ध्यान रखना है कि 90 डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाए। फिर आता है 54D। टाइमलाइन का मेन ही पॉइंट यही है, 120 डेज और 90 डेज, दो टाइमलाइन पढ़ते हैं। ये दो टाइमलाइन क्या कहते हैं? पीपीआईआरपी कमेंसमेंट से 120 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और पीपीआईआरपी कमेंसमेंट से 90 डेज के अंदर आपको इंश्योर करना है कि सीओसी अप्रूव्ड प्लान टू बी सबमिटेड टू एनसीएलटी। सीओसी का अप्रूव्ड प्लान एनसीएलटी के पास सबमिट हो जाना चाहिए। आर यू ऑल विथ मी? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस अभी तक भी नहीं हुआ है। ये हो गया 54D। इसके बाद मैं आता हूं मैं 54E पे। रुक जाना, आप याद करने की कोशिश करो, नोट्स में मत देखो। 54E क्या था? डी में हमने कह दिया टाइमलाइन होना चाहिए। 54E जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, मॉरिटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आरप्रो आएगा। इसके अंदर हमने टाइमलाइन पढ़ी है 2 डेज की। मैं हर एक जगह विद इन लिख सकता हूं वैसे, बट ठीक है, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। विद इन 2 डेज, ये 2 डेज का टाइम पीरियड कहता है कि विद इन 2 डेज फ्रॉम पीपीआईआरपी कमेंसमेंट आपको क्या करना है? एक पब्लिक अनाउंसमेंट दे देना है। पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में नहीं देना है, सारे क्रेडिटर्स को दे देना है, और उसके अलावा आपको वेबसाइट पे दे देना है, दोनों के। ठीक है, तो ये 2 डेज का है फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर 54A B C D E हो गया। 54F, F क्या प्रोविजन था? 54F के अंदर ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ आरप्रो। ठीक है भाई, उसको ये सारा काम संभालना है। अब ड्यूटीज एंड पावर्स पे कभी क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत एकदम पैनिक नहीं करना है, पूरा का पूरा सीआरपी इसी को तो करना है, तो उसी की सारी ड्यूटी है इनके पास। क्लेम सारे एक्सेप्ट करने हैं, सीओसी को सारे क्लेम देने हैं, उनके क्लेम में कुछ अपडेशन है तो वो करना है। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइनलाइज करना है, रेजोल्यूशन प्लान को इनवाइट करना है, चेक करना है 30 सबसेक्शन को कंप्लाई करता है क्या, फिर वो सीओसी से अप्रूव कराना है, अप्रूव प्लान को एनसीएलटी के पास जाना है, अप्रूव कराना है। तो ये पूरा काम इसका है। पावर इसके लिए क्या है कि पूरा अकाउंट से मेंटेन करेगा, बुक से मेंटेन करके रखेगा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पूरे अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, ये सब उसके हो जाते हैं, उसके लिए पावर। तो ये हो गया 54। इसमें भी कुछ खास टाइमलाइन की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? 54 ABCDEFG टाइमलाइन हो गया। टाइमलाइन के बाद में जी क्या बात करता है? लिस्ट ऑफ क्लेम्स वगैरह। यस, यहां पे तो टाइमलाइन है वापस 54G के अंदर, वापस विद इन 2 डेज का टाइमलाइन है, जिसके अंदर CD लिस्ट ऑफ क्लेम्स और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किसको दे देता है? आरप्रो को दे देता है। तो ये आरप्रो को उन्होंने दे दी है, दोनों की दोनों चीजें विद इन 2 डेज फ्रॉम पीपीआईआरपी कमेंसमेंट 54G के अंदर। ये सब आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? 54H। H के अंदर तो इतनी सी बात बोली है दैट द पावर ऑफ टू मैनेज इट अप विल बी विद CD। वही है कि पावर CD के पास रहेगा 54H। फिर आता है 54I। 54I बात करता है COC की, COC बनाना पड़ेगा, COC बनेगा विद इन 7 डेज।
और एक और चीज है, सीओसी बनने के विदिन 7 days दे विल हैव देयर फर्स्ट मीटिंग। तो यहां पर ये एक और चीज बता देते हैं कि भैया जैसे ही पीपीआईआरपी कमेंस हुआ है उसके 7 days में सीओसी कॉन्स्टिट्यूट भी हो जाना चाहिए और उसके 7 days में सीओसी की फर्स्ट मीटिंग भी हो जानी चाहिए। बेस्ट है। बहुत ज्यादा आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यू के 54 आई। अब यहां पे हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग सीओसी बना चुके हैं आई में। अब आता है हमारा जे। जे हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 54 जे क्या कहता है, टाइमलाइन छोड़ते हैं अभी। 54 जे क्या कहता है, जे कहता है कि अगर कभी भी सीओसी को ऐसा लगता है दैट सीडी अच्छे से काम नहीं कर रहे तो वो पावर ट्रांसफर कर सकते हैं किसके पास, आरप्रो के पास में। और इस केस में एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा और एनसीएलटी चेक करता है या तो अफेयर्स मैनेज्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और या फिर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है, तो उस केस के अंदर वो दे देता है। यहां पे कोई टाइमलाइन है ही नहीं, तो टाइमलाइन का जे के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर आ गया हॉ, सबसे बड़ा सेक्शन के। लेकिन के के अंदर भी बहुत कुछ नहीं है, बस के में ये जरूर बोला था जैसे पीपीआईआरपी कमेंट्स हुआ उसके विद इन 2 days बेस रिजोल्यूशन प्लान भी दे देंगे विद इन 2 days। सीडी दे देगा आर प्रो को बेस रेजोल्यूशन प्लान। सही है। इसके बाद में टाइमलाइन नहीं, कुछ टाइमलाइन नहीं है कुछ भी, लेकिन ये बोला गया है कि सीओसी ने जैसे सीडी आर प्रो को देगा बेस रेजोल्यूशन प्लान, आर प्रो सीओसी को देगा, एंड सीओसी अगर चाहे तो एक बार अपॉर्चुनिटी दे सकती है उनको रिवाइज करने का। ये सब देखा। इसके बाद में 54 के में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, विद इन 21 days और विद इन 15 days की। याद आ रहा है कुछ, पीपीआईआरपी कमेंसमेंट से विद इन 21 days। ये बहुत डिफिकल्ट टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन इजी नहीं है। मतलब 21 days के अंदर आप उस स्टेज पे आ चुके हो कि आपने ये सब कर लिया है, सीओसी तो बन ही चुका है, बेस रेजोल्यूशन प्लान को आपने चेक कर लिया कि सिर्फ उसको मतलब 54 के 4 भी हो चुका है यहाँ पे, तभी तो आप इनवाइट करना चाह रहे हो। 21 days में यू शुड बी एट दैट स्टेज दैट यू आर इनवाइटिंग रेजोल्यूशन प्लान्स, एंड उनको प्लान सबमिट करने के लिए कितना समय दे रहे हो, 15 days। तो उनको कम से कम 15 days का आप समय दे रहे हो टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान्स। ठीक है सर, ये हो गया 54 के अंदर। इसके अलावा 54 के अंदर और कोई टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन एक और टाइमलाइन है जो मैं बता देता हूं, वैसे डायरेक्टली टाइमलाइन नहीं है। 90 days के अंदर आपको ध्यान रखना है पीपीआईआरपी कमेंसमेंट से कि 54 के अंदर एक प्लान तो अप्रूव हो जाए, कि अगर एक भी प्लान अप्रूव नहीं हुआ देन यू हैव टू गो फॉर टर्मिनेशन। ठीक है। 54 के बाद क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल क्या बात करता है, हमको क्या पता सर। कोई भी अगर अप्रूव हो गया है प्लान एनसीएलटी से तो उस प्लान के अगेंस्ट आप क्या, अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, पहले तो अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी की पता जाएगी कि एनसीएलटी का अप्रूवल, एनसीएलटी को अप्रूवल कितने दिन में देना है, 13। ये किस में दे रखा है 54, मुझे बताओ एक बार। एल में ये क्या पक्की बात, विद इन 30 days। ये कहता है एनसीएलटी टू अप्रूव प्लान विद इन 30 days। अगेन वही 30 सबसेक्शन 2 को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसके बाद में कहीं पे भी कोई टाइमलाइन की बात ही नहीं है। 54 एल के बाद में कौन सा आ गया, एम। एम क्या कहता है, अपील। अगर आपका कोई भी प्लान अप्रूव हो, उससे आप खुश नहीं हो और ग्राउंड्स ऑफ अपील में बैठता है तो यू कैन मेक एन अपील टू एनसीएलएटी। एल के बाद एम हो गया एन। एन टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर टाइमलाइन की कुछ बात ही नहीं है कि अगर ये या ये, रुको, ये का मतलब समझो। प्रोविजो टू 54 के 1 सबसेक्शन 3 ऑफ 4 54 डी, सबसेक्शन 3 ऑफ 54 डी, तो या फिर सीओसी का जब मन हो गया उन 60% का अप्रूवल दे दिया तो भी हो जाएगा टर्मिनेशन। और लास्ट में होता है सीआईआरपी कमेंसमेंट। ओ, सीआईआरपी कमेंसमेंट भी कुछ टाइमलाइन नहीं है। ये क्या है, ये पूरे पीपीआईआरपी की टाइमलाइंस एक ही पेज पे बहुत इजीली उतर चुके हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ कठिन है ही नहीं। अब इसका अगर मैं एक सिंगल टाइमलाइन भी बनाऊंगा तो भी वो बहुत ईजी है, बस वो थोड़ा सा फोकस करना अच्छे से। इसमें सिर्फ मैं फर्स्ट 90 डेज की टाइमलाइन को उड़ा रहा हूं। कौन सी वाली, कि डायरेक्टर्स ने जिस दिन डिक्लेरेशन दिया है उससे 90 डेज के अंदर पीपीआईआरपी कमेंस करना होता है, वो हटा देता हूं। मैं इसको शुरू ही कर रहा हूं पीपीआईआरपी कमेंसमेंट से।
पीपीआरपी कमेंसमेंट। आधे जगत के काम तो हमको 2 डेज में ही करने। विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज क्या क्या हो जाना चाहिए? विद इन 2 डेज आपका पब्लिक अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए। विद इन 2 डेज ही आपका लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी आ जाना चाहिए। और विद इन 2 डेज ही आपका बेस रेजोल्यूशन प्लान भी आ जाना चाहिए। एक बार देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, सही है क्या? पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में कहा गया था 54E में, E G K, सही है? तो 54E के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट की बात हुई है, 54G में लिस्ट ऑफ क्लेम और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देने की बात हुई है, और 54K के अंदर बेस रेजोल्यूशन प्लान आपको 2 दिन में सबमिट करना है, ये बात हुई है। चलो सर 2 दिन में ये सब कुछ कर लिया हमने। इसके बाद मैं टाइमलाइन पे आ जाता हूं 7 डेज वाली। विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज आपका सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, सही है बात? और सीओसी की पहली मीटिंग मैंने बहुत पहले 7 डेज बहुत ही ज्यादा समय दे दिया मैंने। ठीक है सर, ये भी हो गया। उसके बाद में मैं किसको ऐड करूं? सब कुछ ही हो गया, सीधा 21 डेज का टाइम लिमिट आ जाएगा कि हमें पीपीआरपी कमेंसमेंट से 7 7 14 21, ये तो बहुत ही गलत ही हो जाएगा चार्ट के हिसाब से, पर ठीक है, नहीं छोड़ दो, वो 14 और 21 लेना इस पे बहुत कठिन हो जाएगा। आपको ये पूरा टाइमलाइन परफेक्टली समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पीपीआईआरपी कमेंसमेंट से, मैं इसमें फर्स्ट टाइमलाइन सबसे मेजर वाली ले रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कितने दिन के अंदर? 120 डेज के अंदर यू हैव टू इंश्योर कि पूरा का पूरा पीपीआरपी हो जाए कंप्लीट। और इसी के अंदर इंटरनल टाइमलाइन जो हमको ऑलरेडी पता है, टाइमलाइन 90 डेज के अंदर हमें पता है कि क्या हो जाना चाहिए? सीओसी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान। टू बी फाइल्ड टू एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास पहुंच जाना चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है, डन। इसी के अंदर पीपीआरपी कमेंसमेंट से 21 डेज के अंदर आपने क्या कर लेना है? आपने इनवाइट कर लेने हैं रेजोल्यूशन प्लान इफ रिक्वायर्ड। अगर हमें सबसेक्शन 4 में अप्रूव कर दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके 14 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर हो जाना चाहिए लास्ट डेट टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान। आई होप यू गेटिंग अ फेयर आइडिया। सो पीपीआरपी के अंदर आप ये वाला बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, दिस इज ओके। लेकिन पीपीआरपी में ऐसा टाइमलाइन विल हेल्प यू मोर, बिकॉज कैसा है कि आप जब नॉर्मली हम सीआईआरपी में टाइमलाइन बना सकते हैं वैसा वाला, यहाँ पे क्या है कि चार्ट बहुत अजीब सा बनेगा क्योंकि 2 डेज 7 डेज के ज्यादा है, फिर एकदम से 120 डेज, तो टाइमलाइन इज लिमिटेड। तो ऐसा एक टाइमलाइन भी बना दिया तो यू विल बी सुपर डुपर सॉर्टेड, इसमें सारे के सारे टाइमलाइन हो जाते हैं कवर। अभी गुड हियर। एनी क्वेश्चन अबाउट पीपीआरपी राइट नाउ? सोच लो आराम से। एनी क्वेश्चन अबाउट पीपीआरपी? वेरी इजी। पीपीआरपी देखोगे तो एकदम इजीली हो जाता है। ये रिवीजन अगर आई डोंट नो हाफ एन आवर, 1 घंटे का रिवीजन हो गया क्या? हो तो आप इसको 1.5 पे एक्स पे भी देख लोगे बाद में, तो आपके कुछ 35-40 मिनट्स का एक रिवीजन बनता है जिसके अंदर आपका पूरा पीपीआईआरपी एट स्ट्रेच कंप्लीट हो जाता है। तो इट रियली हेल्प्स यू। याद आया क्या सर? जी नहीं, फिर भी आपको वापस आगे आना पड़ेगा। यस यस, क्योंकि वहां पे एक कॉम्पिटिटिव अप्रूवल हो रहा है काइंड ऑफ स्विस मेथड से, ऐसे तो हमको फिर आइसोलेटेड वाले का 5412 के अंदर लेना पड़ेगा। रेजोल्यूशन क्या बताऊं? क्या क्वेश्चन है आपको? वापस पूछो एक बार। यस यस यारा।
एकदम आराम से छोड़ दो। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन को फ्रेम कर पा रहे हो। आपका क्वेश्चन है कि पीपीआईआरपी में क्वेश्चन भूल गए, टेक योर टाइम, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज आप क्या कर सकते हो हैबिट के अंदर, ऑब्वियसली लेक्चर का एकदम फ्लो होता है, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछना भूल जाते हो, तो आप बुक के लास्ट पेज पे उस क्वेश्चन को तभी एक बार स्क्रिबल कर दो रफली कि ये मेरे दिमाग में क्वेरी आई है। मोस्ट लाइकली जब तक लेक्चर कंप्लीट हो गया, वो चैप्टर कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली कवर भी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो यूल रिमेंबर कि हाँ मेरी क्वेरी ड्यू रह गई है। तो हमेशा यहाँ तक कि सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी आप स्क्रिबल करके रख लो, तो आगे पीछे कवर खुद से भी हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। नहीं होता है तो मैं हुई से आप मुझसे पूछ ही सकते हो। यस यारा, एक बार पीपीआरपी हो चुका है, बट हम लोग फटाफट से जो हमने शुरू में देखा था फटाफट से देख लेते हैं। इससे सेक्शंस दिमाग में बैठेंगे थोड़े से। पूरा फोकस स्क्रीन पे। चले, पीपीआईआरपी 54A दिमाग में क्लियर हो रहा है। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे 54 के अंदर। आपको ये रटा हुआ नहीं होना चाहिए कभी भी। ये अगर किसी को याद है तो वो तो बहुत ही भारी हो, तो बुक बन सकता है फिर लाइफ में। अगर आपको वो याद नहीं भी है तो आपको उसका कंटेंट याद जरूर होना चाहिए, ऐसा कि उसके अंदर क्या दे रखा है ध्यान रहना चाहिए। 54A टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी कि हु इज एलिजिबल, ठीक है सर। 54B टॉक्स अबाउट रिपोर्ट, ड्यूटीज ऑफ आर प्रो, उसका रिपोर्ट कि उसको रिपोर्ट बना के देना है। 54C टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन साथ में कंटेंट क्या आता है। 54D टॉक्स अबाउट टाइम लिमिट कि आपको 120 में कंप्लीट करना है, 90 का टाइम लिमिट। 54E कहता है जैसे ही एप्लीकेशन हो जाएगा ये 1 2 3 आ जाएंगे। दिस कैन बी कंपेयर टू सेक्शन 13 मॉरिटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ आर प्रो। 54F कहता है फिर ड्यूटीज एंड पावर, ये जनरल पॉइंट आ गया। 54G लिस्ट ऑफ क्लेम और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आएंगे 2 दिन के अंदर। 54H के मैनेजमेंट सीडी के पास ही रहेगा। 54I COC बना लो। 54J मैनेजमेंट आप ट्रांसफर कर सकते हो आरप्रो के पास इफ यू वांट। 54K सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कि भाई आपका प्लान आएगा, उसको आप चाहो तो सबसेक्शन 4 में पहले अप्रूव करा दो बेस रेजोल्यूशन प्लान को, और वो नहीं होता है तो 9 10 11 12 की फाइट करके फाइनली एक प्लान अप्रूव होगा। 54L अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय एनसीएलटी कि आपने ऐसी अप्रूव कर दिया, फिर आप एनसीएलटी को तो 30 डेज में एनसीएलटी अप्रूव कर देगा। 54M अगर एनसीएलटी के अप्रूव प्लान से आप खुश नहीं हो तो फिर आप अपील कर सकते हो इफ इट फिट्स इन द ग्राउंड्स। टर्मिनेट कर सकते हो आप 3 केसेस के अंदर। आप चाहो तो इसका डायरेक्टली इनिशिएट भी कर सकते हो। 54O यहां पे एंड हो जाता है। P is just reference to certain sections. That's it. And this is entirely PPIRP. एक बार वापस देखते हैं, पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे। सर क्या 15-20 मार्क्स का आएगा क्या एग्जाम में? गधो जैसी बातें मत करो। 54 A B C D E F G H I J K L M N O P। चलो यहां पर 54 A talks about एलिजिबिलिटी, 54B टॉक्स अबाउट ड्यूटीज रिपोर्ट बनाने की, 54C एप्लीकेशन, 54D टाइम लिमिट, E के अंदर मॉरिटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट, अपॉइंटमेंट, F ड्यूटीज एंड पावर ड्राई सेक्शन, G लिस्ट ऑफ क्लेम्स वगैरह जिसमें आ रहे हैं, H मैनेजमेंट बाय CD, I COC, J पावर कैन बी ट्रांसफर्ड, K सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन प्लान का जिसके सबसेक्शन 4-12 की हम बात करते हैं, L अप्रूवल बाय एनसीएलटी, खुश नहीं हो तो आप कर सकते हो अपील, टर्मिनेशन, डायरेक्ट CIRP एंड रेफरेंस टू सेक्शंस। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एकदम सिंपल, अकेले बैठ के पूरा कर सकते हो। एक बार पीपीआईआरपी हो जाता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपको परेशानी आएगी नहीं। यस सर जी। आपका सिंपल क्वेश्चन को एक डायरेक्टली आंसर कर देता हूं मैं। जब उन्होंने लिस्ट ऑफ क्लेम बनाए उसमें क्या अमाउंट लिखा है दैट इज रिलेवेंट। लिस्ट ऑफ क्लेम के पहले ही हमारा सेटलमेंट हो चुका है पूरा कि एक ओसी था, उसने हमें कुछ गुड्स वगैरह दिए थे और हमारी बात हो गई कि भाई 5 लाख रुपए मैं देने वाला हूं। ही हैज अग्रीड और लिस्ट ऑफ क्लेम में 5 लाख ही आए, तो अगर मैं 5 लाख पूरे दे रहा हूं तो कोई क्लेम इंपेयर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लिस्ट ऑफ क्लेम में 6 लाख आए और मैं बाद में सेटलमेंट में कह रहा हूं मैं 5 लाख ही देना चाहता हूं, ही इज अग्रीइंग, तो फिर क्लेम इंपेयर हो रहा है। एज इजी एज दैट। तो हम लिस्ट ऑफ क्लेम से कंपेयर करेंगे चीजों को। इजी पीजी या चलो